जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि प्लेट के ऊपर हम इसको फिक्स किस तरह से करते हैं। अब सेंटर प्लेट को हमने, सेंटर प्लेट वो प्लेट थी जो जार के अंदर हमने रखनी है, जिसके ऊपर हमने आर्गन या टिश्यू को फिक्स किया है। यहाँ तक तो बात क्लियर थी ना, या रिवाइज करना है? सही क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यू को हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखना है, जो उसकी पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल जो हार्ट की अपेक्स है वो नीचे की तरफ होती है, तो हमने नीचे ही रखनी है, उसको ऊपर की तरफ नहीं कर देना। टिश्यू की एनाटॉमिकल पोजीशन उसको इस तरह के फ्लूइड्स में हमने डालना है कि वो सेफ भी रहें और उनका कलर भी ख़राब ना हो। फिर हमने जार्स जो लेने हैं वो ट्रांसपेरेंट और टिश्यू के साइज बड़े होने चाहिए। सेंटर प्लेट नीचे फिक्स हो जानी चाहिए, फिक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन नीचे इतनी जगह होनी चाहिए कि उसको लेबल किया जा सके जार को बाहर से। और सेंटर प्लेट के ऊपर आप स्ट्रिंग्स के साथ इसको आर्गन या टिश्यू को आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारी हो गई थी बात, ये एक जनरल समरी मैंने डिस्कस की है। अब हमने देखना है कि सेंटर प्लेट को हमने कैसे फिक्स करना है जार के अंदर। द सेंटर प्लेट विद स्पेसिमन अटैच्ड, स्पेसिमन हमने अटैच कर दिया हुआ है, ये देखें प्लेट के ऊपर, is put into the box or jar and marks are made with a grease pencil if stops are required to hold the center plate। ठीक है, हम ग्रीस पेंसिल के साथ जार के ऊपर मार्क लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको फिक्स करना है, या ये इसका एरिया है। इफ़ द बॉक्स इज ऑफ द करेक्ट डेप्थ देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द स्पेसिमन। हम अगर हमारा जो जार है, बॉक्स है, वो सही डेप्थ और सही उसकी विड्थ है, तो बहुत ज़्यादा उसकी सेंटर प्लेट जो है ना उसकी अनडिज़ायर्ड मूवमेंट नहीं होगी। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, two rectangles with polished edge are cemented to the wall of the box to keep the center plate in position। कि जार के अंदर हम दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो एक वाल बना देते हैं, जो कि उस सेंटर प्लेट को अंदर फिक्स रखती है ताकि मूव ना करे, हिलती जुलती ना रहे। फिर उसके बाद हमने इसको करना है फिल और सील। व्हेन द स्पेसिमेन इज इन पोजीशन, म्यूजियम फ्लूइड to which 0 to 4% sodium hydrogen sulfide has been added is run into within ½ inch of the top। ठीक है, ये जो हम फ्लूइड है सोडियम सल्फाइड, ये हम डाल देते हैं उसके अंदर। एयर बबल्स जो हैं वो रिलीज कर सकते हैं हम ब्लेडेड स्पैचुला के साथ, मतलब स्पैचुला के आगे ब्लेड लगा होगा, उसको हम थोड़ा सा वो वहाँ पे पुश करेंगे तो वो एयर बबल हम रिमूव कर लेंगे अगर दरमियान में कोई आ गए हैं तो। ये है जी, ये देखें ये जा रहा है, इसके अंदर ये नीचे जगह छोड़ी हुई है इसको लेबल करने की। ये सेंटर प्लेट में टिश्यू फिक्स है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ए होल 1 और 8 इंच डायमीटर ड्रिल इनटू वन कॉर्नर ऑफ द लिड। ठीक है, जो लिड है उसके एक कॉर्नर में होल हम कर लेते हैं। उसके बाद जो टॉप है इसका, उसको हम वाइप ड्राई करते हैं और फिर हम परस्पेक्स सीमेंट लगा देते हैं पास्चर पाइपर के साथ। After 30 seconds, the lid is laid lightly in position. After a further 30 seconds, a lead weight is applied and left for at least 1 hour, preferably 2 to 3 hours। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि वो उसको हमने फिक्स करना होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देते हैं, वो आमतौर पर लेड का हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो 1 से 3 घंटे जो है हम उसको रखते हैं ताकि वो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाए। उसके बाद एक हम परस्पेक्स रॉड लेते हैं जिसकी डायमीटर जो है वो तकरीबन 1 इंच होना चाहिए। इस टैप्ड लाइटली इनटू दी होल, जो हमने लो होल किया था उसके ऊपर टैप किया जाता है ताकि उसमें वो जो सुराख है वो दोबारा से ठीक हो जाए, और 1 से 2 दिन के लिए हम उसको रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो बबल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएं। फिर बबल जब रिमूव हो जाते हैं, दी परस्पेक्स प्लग इज़ प्लेस्ड एंड टैप्ड फर्मली इनटू पोजीशन। ठीक है जी, जो प्लग है उसको हम उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि जो है
उसकी वो वाला होल, उसमें से एक्स्ट्रा फ्लूइड भी बाहर ना निकलता जाए। लार्ज स्पेसिमन डेवलप एयर बबल्स ओवर पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स ऑफ माउंटिंग। ठीक है जी, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा एक होल करना पड़ेगा उसके अंदर, जो ऊपर लिड है, और प्लग और अनप्लग कर सकते हैं। ये मुराद है इसकी, ये लिड है, यहाँ पे इससे हम होल करेंगे, फिर बबल शबल अगर कोई है तो वो निकाल लेंगे, उसके बाद दोबारा फिर उसको प्लग कर देंगे, ड्रिल के साथ होल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर है जी माउंटिंग इन ग्लास जार। द स्पेसिमेंस आर माउंटेड as described above except that holes are drilled with an engraver tool। जो होल हैं वो किसी भी ड्रिल के साथ या कोई इनग्रेवर टूल होता है, आपने देखा होगा कि जिससे कशीदाकारी भी लकड़ी में करते हैं। आई होप कि कुछ लोगों ने देखा होगा, लकड़ी के अंदर नहीं पैटर्न बनाते, एक स्टिक सी होती है, उसके आगे वो लगा होता है शार्पन मटेरियल, वो है इनग्रेवर टूल। उससे हम कर लेते हैं होल। ग्लास जार्स आर सील्ड विद एन एस्फेल्टम रबर कंपाउंड। ठीक है जी, जो लिड है इनको आपस में सील करने के लिए ये कंपाउंड यूज़ करते हैं एस्फेल्टम, वो उसको सील कर देते हैं। इससे ये होता है कि जार्स जो हैं वो उसमें से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो वेपराइज नहीं होगा। फिर इसके बाद उन एजेस को पेंट भी कर देते हैं ब्लैक कलर के या वार्निश के साथ। अब ये भी ध्यान करना है कि जो ये जार्स हैं इनको हमने 100% फिल नहीं कर देना। 100% फिल करने से जैसे ही कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस होती हैं, कभी जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, कभी कम होगा, तो हो सकता है कि वो जार ही क्रैक हो जाए, क्योंकि हमने सील किया हुआ है। इस वजह से उसको थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं ऊपर। यहाँ तक क्लियर हुई बात? यस सर। यस ये सर। देखें ना, जार है जो ये क्रैक आए हुए हैं, इसमें फ्लूइड फुल कर दिया गया था, इस वजह से इसमें क्रैक आ गया, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। अब है जी जेलेटिन एम्बेडिंग मीडियम। कुछ डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन वगैरह है, विच आर डिफ़िकल्ट स्टिच। ठीक है, हो सकता है कि वो हम उसको स्टिच ना कर सकें, या बारीक कोई स्ट्रक्चर हो इस तरह के, तो उसको हम जेलेटिन यूज़ करते हैं। थिन लेयर ऑफ आर्सेनियस एसिड जेलेटिन ऑन सेंटर प्लेट। ठीक है, वो सेंटर प्लेट पे हम ये वाली जेलेटिन यूज़ कर लेते हैं, और फिर इससे ये टिश्यूज़ ठीक तरह से माउंट हो जाते हैं। A trough is formed by applying sellotape around the edges of the center plate and filled with gelatin। उसके इर्द गिर्द पहले सेलोटेप लगाई जाती है, उसको फिर जेलेटिन के साथ फिल कर लिया जाता है। जब जेलेटिन से फिल हो जाती है तो टेप हम उतार सकते हैं। ग्लास कंटेनर जो हैं उनके लिए ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है जो जेलेटिन है, क्योंकि ये स्पेसिमेन को प्रोटेक्ट भी करती है और जो है उसको सही फिक्स भी रखती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इट टेंड्स टू बिकम येलो विद एज। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये जेली जो है ना, ये येलोइश होती जाती है, और फिर अगर ज़्यादा हीट होगी तो ये लिक्विफेक्शन की तरफ चली जाती है। फिर आगे जी एम्बेडिंग इन सॉलिड प्लास्टिक ब्लॉक्स। ये भी एक अच्छा मेथड है टू प्रेजेंट म्यूजियम स्पेसिमेंस, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा अच्छा मेथड अवेलेबल नहीं है जो इसकी प्रिजर्वेशन ठीक कर सके प्लास्टिक ब्लॉक्स की। कुछ जो प्रिजर्वेटिव हैं वो उसमें उसका कलर ख़राब कर देते हैं, कुछ की जो है स्टेबिलिटी इस तरह की नहीं है, तो इस वजह से अभी ये मेथड सही तरह एप्लीकेबल नहीं हो सका। जी, यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक था प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस, कि हम म्यूजियम को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। अब आगे कुछ स्पेशल मेथड जो रूटीन में नहीं चाहिए होते लेकिन किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में हमें चाहिए होते हैं। मैसरेशन है,
इट इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट बोनी लेजेंस, कि बोन के ऊपर अगर कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए ये हम मैसरेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बोन का सरकोमा है, बोन का कोई कैंसर है इस तरह का, या ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इट एनेबल्स प्रिजर्वेशन ऑफ इवन द फाइनेस्ट बोनी स्पीक्यूज। ठीक है, ये बड़ा आला किस्म की प्रिजर्वेशन करता है बोन की। अच्छा जी, हम करते क्या है कि जो एक्सेसिव टिश्यू है वो जो हमें नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको टैप वाटर में बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद एक ग्रॉस मेथड फॉर हार्ड कंपैक्ट बोन ऑटोक्लेविंग, फिर इसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 5 मिनट के लिए। तो ये है जी मैसरेटेड स्पेसिमन ऑफ ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा माउंटेड ऑन सेंटर प्लेट इन अ perspex बॉक्स। ये बॉक्स है, perspex का बना हुआ है, मटेरियल है perspex। बोन को था जी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, तो ये इन्होंने प्रिजर्व कर दिया यूजिंग मैसरेशन टेक्निक के। इसमें पहले बोन को जो है बॉयल किया गया है हॉट वाटर के अंदर, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको ऑटोक्लेव कर लें 5 मिनट के लिए। डीग्रीसिंग एंड ब्लीचिंग, ऊपर जो हमने कुछ मेथड यूज़ किए हैं उसमें अगर हमने सॉफ्ट टिश्यू रिमूव किया है बोन में से, तो बोन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म फॉर 3 to 4 आवर्स, ताकि जो सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ जो फैट थी वो भी रिमूव हो जाए। क्योंकि अगर हमने सिर्फ बोन प्रिजर्व करनी है, बोन चाहिए हमें, उसका सार्कोमा देखना है, तो ऊपर फैट टिश्यू नहीं चाहिए। तो फैट टिश्यू हमें रिमूव करने के लिए इसको हम 3 से 4 घंटे में क्लोरोफॉर्म में रख देंगे। उसके बाद निकाल के हम इनको ड्राई कर लेंगे इनक्यूबेटर के अंदर, और फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ब्लीच भी कर सकते हैं, तो बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी धुली हुई बोन जो है हमें मिल जाएगी। अब मैसरेटेड बोन्स आर माउंटेड ड्राई either on a center plate or perspex ports designed for individual specimen. The specimen is fixed with nylon wires. ये जो बोन है ये आपको पता होगा कि ये डीकम्पोज नहीं होती उस तरह से जिस तरह से आम टिश्यू हो जाते हैं, तो इसको हम ड्राई करके अच्छी तरह ड्राई करके फिक्स करते हैं कोई भी नायलॉन वायर्स के साथ। ये बॉक्स के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। ये है जी जो नॉर्मल मैंडिबल है ह्यूमन की, उसको ये फिक्स किया गया है। ये नीचे आप देख रहे होंगे स्पोर्ट्स 1 2, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी होगी 3 स्पोर्ट्स जो है इसकी लगी हुई है, इसके ऊपर इसको फिक्स कर दिया गया। इसी तरह से ये है, ये बॉक्स है, यहाँ पे इसकी ये सेंटर प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर ये फिक्स कर दिया गया। अब कैलकुलाई अगर हमने वो फिक्स करने हैं, कहीं से निकले हैं जो यूरिनरी सिस्टम से अगर हमारे निकले हैं या गाल ब्लैडर से निकले हैं कैलकुलाई, दीज आर कट इन हाफ विद अ फाइन फ्रैक्ट सा। ठीक है, इनको बड़ी फाइन जो है सा उसके साथ इनको काटा जाता है। उसके बाद जो कट सर्फेस है उनको हम पॉलिश करते हैं सैंड पेपर के साथ। सैंड पेपर को हम जो है रूटीन में जो कहते हैं शायद रेगमार कहते हैं, उसके साथ हम इसको रगड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम इनको ड्राई माउंट करते हैं। कट सर्फेस ऑफ कैलकुलाई शोज लेमिनेशन विच कैन बी ड्राई माउंटेड इन क्लोज जार सो इट रिमेन्स डस्ट फ्री। जेलेटिन माउंटिंग विच कैन बी केप्ट अंडर फॉर्मलिन। अब हम इसको ड्राई माउंटिंग भी कर सकते हैं और जेलेटिन माउंटिंग भी कर सकते हैं कैलकुलाई को। हम परस्पेक्ट शीट पे जहाँ भी इनको रखना है उस पर मार्क्स लगाए जाते हैं स्टोन के साथ। उसके बाद होल्स किए जाते हैं और उन होल के अंदर स्टोन को फंसा दिया जाता है। ये भी हम काम कर सकते हैं, या जेली के साथ उनको फिक्स भी कर सकते हैं जेलेटिन के साथ। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, मेक डिप्रेशन इन थर्मोकोल स्लैब ऑफ द साइज ऑफ द कैलकुलाई। उस साइज का जो है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन, उसको दबा के उतना सा सुराख तो नहीं होगा लेकिन वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धुस जाएगा, और फिर कैलकुलाई उसके अंदर फंसा देंगे हम। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कांटों के अंदर वो नाग लगाते हैं। वंस ड्राई द थर्मोकोल शीट इज प्लेस्ड इन अ क्लीन ग्लास जार एंड सील। ठीक है, ये ड्राई फिक्सेशन होगी, ये अंदर जी फंसाए हुए हैं वो शीट होगी, उसके अंदर हम फंसा देंगे ये सारे लगे हुए कैलकुलाई हैं। पत्थर है, पत्थर मीन्स जो बॉडी के अंदर बात बन जाते हैं उनको हम कैलकुलाई कहते हैं ना। अच्छा जी, अमाइलॉइड, इसके लिए हम आयोडीन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। प्लेस स्लाइसेस ऑफ फॉर्मल फिक्स्ड टिश्यूज इन लिगोल्स आयोडीन।
जो फार्मेलिन फिक्स टिश्यूज़ हैं उनको हम लिगोल आयोडीन में रखेंगे, जिसके अंदर 1% सल्फ्यूरिक एसिड भी है। 1 से 2 घंटे रखेंगे, उसके बाद हम वॉश कर देंगे और फिर दोबारा उसको रूटीन में जिस तरह लिक्विड पैराफिन में हम माउंट करते हैं वो कर सकते हैं। फिर है जी कॉन्गोरैक्ट टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कैसरलिन फ्लूइड है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको 1% कॉन्गोरैक्ट में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा से उसको निकाल के लिथियम कार्बोनेट में रखेंगे और फिर एंड पे जो है 80% अल्कोहल में हम रखेंगे, उससे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, कलर अच्छा आ जाएगा। ये किस लिए किया जी, हम आर्टरीज वगैरह को करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसको रेड कर लेते हैं, टेक्निक से स्टेन कर लेते हैं ना आर्टरीज को। नॉर्मल आर्टरीज एंड वेन टेंड टू रिटेन द कलर, इससे हमारी आर्टरीज जो है वो कलर रिटेन कर लेती हैं और ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। तो उसके बाद फिर इसको हम रूटीन की में माउंट कर देते हैं। हीमोसिडेरन पिगमेंट्स जो हैं वो अगर हमने करने हैं कोई ऐसे स्पेसिमन जिनके अंदर हीमोसिडेरन है, तो स्पेसिमन सबसे पहले जो है वो उसी तरह ही कैसरनिक 1 में फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद उसमें हम 10% HCl और 5% एक्टिव एक्वस पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे और फिर उसके बाद उसको हम रनिंग वाटर में वॉश कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको माउंट कर सकते हैं। 5% फार्मस लाइन रखेंगे, तो इसलिए रखेंगे कि उसकी कलर वगैरह ख़राब ना हो। अगर फैट के अंदर हीमोसिडेरन है या फैट और हीमोसिडेरन दोनों हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने हैं, तो उसको पहले हम स्टेन कर लेंगे सुडान 3 स्टेन के साथ। ये स्पेशल स्टेनिंग है ना, सुडान 3 के साथ हम स्टेन कर लेंगे। जिस तरह हीमाटॉक्सिलिन स्टेनिंग है, इस तरह ये भी डिफरेंट स्टेन्स हैं, तो उसके साथ हम स्टेन कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हम फिक्स कर देंगे। म्यूजियम स्पेसिमेंस शुड बी क्लियरली लेबल्ड एंड ए सिस्टम ऑफ कैटलॉगिंग शुड बी इम्प्लाइड विच अलाउज ईजी एंड रैपिड एक्सेस। ये इस तरह से जिस तरह हमारी लाइब्रेरी की बुक्स होती है ना, लाइब्रेरी है उसमें कैटलॉग होता है, उनको पता होता है कि कौन सी बुक किस रैक में है, किस बड़े वाले रैक में है और रैक के कौन से वाले कंपार्टमेंट में है, उनको पता होता है। और अगर कोई ले गया तो ये भी पता होता है कि किस दिन कौन लेके गया है और कब वो वापस आएगी। तो इसी तरह से म्यूजियम स्पेसिमन का भी कैटलॉग होना चाहिए कि आप उधर ही सर्च कर सके रिसेप्शन पे ही कि कौन सा स्पेसिमन कहाँ पे पड़ा है और अगर कोई ले गया है तो किस मकसद के लिए ले गया है, कब वापस आएगा। लेबलिंग जो है वो रेक्टेंगल होनी चाहिए, पर्सपेक्ट शीट्स हो सकती हैं और उसके अलावा जो है आप टेप की लगी हुई कागज़ वाली शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सपेक्ट्स अगर शीट होगी तो वो 1 x 16 इंच थिक होगी और जो नीचे जार की बॉटम है उसके ऊपर लगा दी जाएगी बार वाली साइड पे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने उसके ऊपर कोई लेबलिंग चेंज करनी है या कोडिंग नहीं करनी है तो वो उस पर बड़ी ईजी हो जाती है पर्सपेक्ट शीट्स पे। लेबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, मीन्स कि वो पहचान के लिए किसी भी तरह की लेबलिंग आप कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन की। या आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल टिश्यू ग्रीन कलर के लेबल होंगे और अब नॉर्मल टिश्यू रेड कलर के होंगे, इस तरह कोई भी लेबलिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉक्स के ऊपर पेंट करके भी लगा सकते हैं या टाइप करके कोई पेज भी लगा सकते हैं। लेबलिंग सिस्टम होना चाहिए, पता हो कि कौन से टिश्यू का क्या नंबर है, कोई सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के लिए लिखा हो I1 I2 I3, इस तरह कोई भी लेबलिंग सिस्टम बन सकता है। इसमें वो कहते हैं कि अच्छा मेथड क्या है जी, कि फर्स्ट 2 फिगर्स ऑफ अ 4 फिगर नंबर इंडिकेटेड द टाइप ऑफ कंडीशन, कि पहले जो 4 अगर हिस्सों का नंबर है तो पहले 2 वो बताएंगे कि किस तरह की टिश्यू की कंडीशन है, कि वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है या कैंसरस है। फॉर एग्जांपल 0-1 जो है वो नॉर्मल के लिए होगा, 0-2 ट्रामेटिक के लिए होगा, 0-3 एक्यूट इन्फेक्शन वाला ऑर्गन होगा। तो इस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। उसके बाद जो रिमेनिंग है लेटर्स, वो उसकी आगे की सब सेक्शन बता सकते हैं कि अगर ट्रामा है तो कौन सा ट्रामा है, कैंसर है तो कौन सा कैंसर है। फिर जो बहुत ज़्यादा टिश्यू है तो 5-6 फिगर्स वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं लेटर। फॉर एग्जांपल हमने अगर रख दिया हो कि डी जो है वो ब्रेस्ट के लिए है, ई नर्वस सिस्टम के लिए है, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए है, तो ये हो जाएगा कि 0-1-4-5 D, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल टिश्यू है, उसकी नॉर्मल की ये कैटेगरी है और ये टिश्यू जो है ये फलाने आर्गन से लिया गया है। इस तरह ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा।
फिर भी इस तरह का कोडिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई न्यू ऑर्गन्स आ जाते हैं उसी कैटेगरी में तो उनको भी दरमियान में लेबलिंग के साथ ऐड करना इजी हो। ये जी सजा के रखे हुए हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़, एक ये रैक है उसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ रखे हुए हैं। जी हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर एंड होती है। कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी।